हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। नमस्ते, सत श्री अकाल। मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेलविंड सीएसएस के बारे में। टेलविंड सीएसएस क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे इससे की मदद से आसानी के साथ प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, ये हम देखेंगे। एंड में एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा हर वो इम्पोर्टेंट क्लास जो हम टेलविंड सीएसएस में यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं कि इसके साथ मैं आपको एक छोटा सा नोट्स दे रहा हूँ इस टेलविंड सीएसएस के बारे में। बेसिकली टेलविंड सीएसएस बहुत बड़ा है, मतलब नंबर ऑफ क्लासेस बहुत सारी हैं, बट ये वो क्लासेस हैं जो रिपीटेडली आप यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट्स में। तो मैंने बस उनकी छोटी सी एक लिस्ट बना दी है, तो अगर आप इनके ऊपर हैंड सेट कर लेते हो तो ये रहेगा कि आप जब प्रोजेक्ट बना रहे होगे तो आपको आसानी रहेगी कि आप इन क्लासेस को बार बार आप यूज करोगे। बाकी अगर कहीं डिफिकल्टी आती है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन हम यूज करेंगे। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब कुछ मैं समझाऊंगा अभी आपको आगे चल के। तो शुरू करते हैं टेलविंड सीएसएस का सफर। राइट, ओके। तो सबसे पहले सवाल आता है कि टेलविंड सीएसएस होता क्या है। ठीक है, तो जानो। टेलविंड सीएसएस इज अ यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड प्री बिल्ड क्लासेस टू स्टाइल एलिमेंट्स क्विकली विदाउट राइटिंग कस्टम सीएसएस। क्या मतलब है इसका, ध्यान से सुनो। आपकी जो टेलविंड सीएसएस है वो आपके ट्रेडिशनल सीएसएस जो अभी तक आप अप्लाई करते आ रहे थे उसकी एक फ्रेमवर्क है जो आपको प्रोवाइड करता है कुछ प्री बिल्ड क्लासेस जिसकी मदद से आप अपने एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हो। ठीक है, बिना ही वो लंबे चौड़े ट्रेडिशनल सीएसएस को लिखे बिना। ठीक है भैया, क्या मतलब है, ज्यादा समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे कि मान लो मैं अपने ट्रेडिशनल सीएसएस में क्या करता था कि मैं एक क्लास जो लिखता था, क्लास के अंदर मैं कुछ ना कुछ नाम देता था। ठीक है, उस क्लास को फिर मैं अपने सीएसएस के अंदर कॉल करता था। ठीक है, वाया सेलेक्टर, सीएसएस सेलेक्टर की मदद से। एंड फिर यहाँ इस तरह से कर्ली ब्रैकेट बना करके अंदर सीएसएस लिखता था, बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन ब्लू, फिर सेमी कॉलन, फिर कलर कॉलन वाइट। इस तरह से बड़ी लंबी चौड़ी मुझे सीएसएस लिखनी पड़ती थी, बड़ा लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक है, छोटे से आप प्रोजेक्ट बना रहे हो 100 लाइन के, 150 लाइन के कोड का, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे आओगे, 1000 2000 लाइन के कोड जहां लिखने रहते हैं, वहां पे इस तरह से कॉल कर करके सीएसएस को लिखना बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाएगा। ठीक है, आपका मन ही नहीं करेगा फ्रंट एंड करने का, ये हो जाएगी हालत। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम टेलविंड सीएसएस का यूज करते हैं। टेलविंड सीएसएस कैसे काम करता है? टेलविंड सीएसएस बेसिकली क्या करता है कि आपकी जो टैग है, ठीक है, उसी के अंदर, क्लास के अंदर ही, जो क्लास एट्रीब्यूट है आपका, उसी के अंदर आपकी सीएसएस को अप्लाई करा देता है। ठीक है, अब आप कहोगे भैया ये जो आप बता रहे हो कि लाइन के अंदर ही लिख दो, ये चीज तो आपकी इनलाइन सीएसएस भी करती है। मैं कहा हाँ बिल्कुल करती है, लेकिन इनलाइन सीएसएस में क्या होता है कि आप स्टाइल लिखते हो, स्टाइल एट्रीब्यूट, उसके अंदर फिर आप ये पूरा लेंदी सीएसएस लिखते हो, बैकग्राउंड डैश कलर फिर कॉलन ब्लू, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। ये भी तो बहुत हेडेक है भाई, इतना ज्यादा क्यों लिखना है मुझे, जब मैं जानता हूं कि मुझे इतनी सारी सीएसएस अप्लाई करनी पड़ेगी एक सिंगल वेब पेज बनाने के लिए। मुझे 1000 2000 लाइन की सीएसएस ही हो जाएगी। ठीक है, कितना कितना हेडेक हो जाएगा। उस चीज को करने के बजाय मैं कहता हूं कि कोई एक इजी शॉर्ट हैंड टर्म, शॉर्ट हैंड वर्ड्स दे दो मेरे को, जिसकी मदद से मैं उस सीएसएस को अप्लाई कर दूं। वो काम आपका टेलविंड सीएसएस करता है। देखो, बैकग्राउंड कलर कॉलन ब्लू की बजाय मैंने सिर्फ बीजी डैश ब्लू डैश 500 लिख दिया और मेरी वो सीएसएस अप्लाई हो गई, बैकग्राउंड कलर अब मेरा ब्लू हो गया। ठीक है, मुझे कलर कॉलन वाइट लिखने के बजाय मैंने टेक्स्ट डैश वाइट लिख दिया, बड़े आराम से हो गया, समझ में आ गया, और वहां पे सीएसएस में टेक्स्ट आपका जो है वो व्हाइट कलर का भी हो गया। ठीक है, पैडिंग कॉलन 10 px देने के बजाय, पिक्सल देने के बजाय, मैंने px यानी पैडिंग इन द एक्स डायरेक्शन डैश 4 लिख दिया, मेरी पैडिंग अप्लाई हो गई। दैट्स इट, बहुत इजी हो गया। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट हैंड में अच्छे कस्टम क्लासेस दे देता है जिसकी मदद से आप अपनी सीएसएस को अप्लाई कर देते हो। यही काम करता है टेलविंड। अब जरा सा इसकी हम टेलविंड सीएसएस की ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर जाते हैं। ठीक है, देखो, टेलविंड सीएसएस एंड एंटर मारते हैं। अब देखो, पहली वेबसाइट आपको मिल जाएगी, आपको इसे ओपन करना है। हो गई ओपन, ओके। अब आप जरा ध्यान से देखो, ये आपकी पूरी वेबसाइट है जिस जो टेलविंड सीएसएस की है बेसिकली। ठीक है, अब आपको इसके टॉप पे देखोगे यहाँ पे तो डॉक्स लिखा हुआ है। ठीक है, डॉक्स, इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी टेलविंड सीएसएस की, जहां पे सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेलविंड सीएसएस दी हुई है। ये पेज जो पहला वाला पेज है, यहाँ पे देखो, इंस्टॉलेशन। ठीक है, इंस्टॉलेशन में आप कैसे इसको अप्लाई करोगे अपने एचटीएमएल पेज के ऊपर, वो सब कुछ दिया हुआ है, वो बाद में देखते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल के फॉर्म में यहाँ पर देख लेते हैं कि टेलविंड सीएसएस में हमारे पास कैसे सब कुछ काम करता है। तो यहाँ पे ना सारे आपको जो क्लासेस हैं,
किस किस टाइप के हैं, ठीक है, उन सब के आपको टेलविंड सीएसएस यहाँ पे मिल जाएगी उसकी। जैसे कि मान लो मैं क्या करता हूँ, कोई इजी सा खोलता हूँ आपके लिए, ठीक है, कुछ इजी सा खोलता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन खोलते हैं, ठीक है, ये तो इजी है। अब फ्लेक्स डायरेक्शन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दैट फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन रो जब हम लिखते हैं तो इससे क्या हो जाता है, फ्लेक्स की डायरेक्शन रो वाइज हो जाती है, ठीक है। अब वही चीज इतना सब कुछ लिखने के बजाय मैं क्या करूंगा, शॉर्ट हैंड में सिर्फ अपनी क्लास के अंदर लिख दूंगा फ्लेक्स रो, और वो काम हो जाएगा। समझ में आई बात? तो मुझे पहली बात तो अगर मुझे नहीं मालूम कि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन रो को क्या लिखते हैं हमारे टेलविंड सीएसएस के अंदर, तो हमें सिंपली क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आना है। आइदर आप यहाँ पे इस तरीके से सर्च कर लो जा करके तो आपको मिल जाएगा, नहीं करना तो आप सिंपल ऊपर जाओ, यहाँ पर आपको सर्च बार मिल रहा है, ठीक है, अपनी वही ट्रेडिशनल जो आपको याद है वो लिख दो, ठीक है। मैं कहता हूँ फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन मैंने लिखा तो देखो यहाँ पे दिख गया, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर दो एंड आप इसी पेज पर लैंड कर जाओगे, ठीक है। मुझे पैडिंग का नहीं मालूम कि भैया पैडिंग कैसे लिखते हैं टेलविंड के अंदर, तो मैंने लिखा पैडिंग एंड मैंने यहाँ पे पैडिंग आपको मिल गया, इसके ऊपर क्लिक कर दो एंड देखो पैडिंग का पेज खुल गया, ठीक है। अब पैडिंग के अंदर कैसे लिखेंगे वो सब कुछ मिल जाएगा, जैसे आपका जो नॉर्मल जो आप लिखते हो वो सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इस साइड राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में क्लास दी हुई है कि आप एक्चुअल में अपने टेलविंड में क्लास में कैसे लिखोगे इसे, ठीक है। अब पैडिंग मुझे 1 पिक्सल देनी है तो मैं क्या लिखूंगा, पैडिंग px लिख दूंगा, हो जाएगा मेरा काम, ठीक है। अब मुझे पैडिंग मान लो कि नंबर डिफाइन करना है कि भाई 10 px होना चाहिए, 20 px होना चाहिए, ये सब करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो पैडिंग और वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। मैंने कि पैडिंग लिखी है हमने और हम लिख देते थे ना 10 पिक्सल 20 पिक्सल, वो चीज़ यहाँ करते थे, वैल्यू के अंदर वो लिखते थे हम, ठीक है, वैल्यू के अंदर हम वो लिखते थे। वही चीज़ आप यहाँ पे क्लास में कैसे लिखोगे, इसे क्या करोगे, पैडिंग पी लिखोगे, डैश लगाओगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वही चीज़ जो आप यहाँ पे लिख रहे थे 10 px, वो चीज़ यहाँ लिख दोगे, हो गया काम आपका। तो आपको पूरी पैडिंग वगैरह नहीं लिखनी, सिंपल पी लिखो, डैश लगाओ और आप अपनी CSS लिख दो, हो गया आपका काम। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने जो आपके जो ट्रेडिशनल सीएसएस हैं उन्हें सर्च कर लेते हो आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, ठीक है। पहली बात तो बहुत ज़्यादा सीएसएस हैं, हर चीज़ तो याद नहीं हो सकती, ठीक है। आप टेलविंड सीएसएस के अंदर भी सब कुछ नहीं याद कर सकते, तो आपको जो भी अप्लाई करना है उसको सर्च कर लो यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन में, और उसके बाद वहाँ से उसको कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर दो, दैट्स इट। तो धीरे धीरे जब आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना लेते हो ना, तो पहली बात तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी याद ही हो जाती है, तो फिर आपको इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है वैसे, ठीक है। बट शुरू शुरू में थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट ज़रूरी है, क्योंकि आपके जितने भी इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट हैं, जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं, सब में टेलविंड यूज़ होता है, सब में। तो आपको इसके साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैंने जो अपने नोट्स दे रखे हैं ना, इसके अंदर मैंने वो सारे सीएसएस मेंशन कर रखे हैं जो रिपीटेडली यूज होते हैं, टेलविंड सीएसएस भी उनके मेंशन कर रखे हैं। जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स हर बार यूज होगा तो उसको क्या लिखेंगे, फ्लेक्स लिखेंगे, तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। विजिबिलिटी हिडन रखने के लिए कि भाई वो चीज़, वो पार्टिकुलर लाइन या टैग मुझे दिखाई ना पड़े, तो उसके लिए विजिबिलिटी हिडन करते हैं, तो उसके लिए सिंपल क्या करना है, इनविजिबल लिख देना है, हो गया काम आपका, ठीक है। तो इस तरीके से ओपेसिटी जेड इंडेक्स के लिए क्या करते हैं वो सब कुछ लिख दिया है यहाँ पर, तो मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट करने के लिए सिर्फ एब्सोल्यूट लिख दोगे, काम हो जाएगा आपका, ठीक है, आप एब्सोल्यूट लिख दो यहाँ पे। तो ये सब कुछ होता है तरीका आपका लिखने का, ठीक है, टेलविंड से। तो ये मेन मेन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है, याद होने चाहिए, और आपको बार बार 2-4 बार नोट्स के साथ आप गो थ्रू करोगे ऊपर से नीचे तक तो याद हो जाएंगे, ठीक है, बहुत कठिन चीज़ नहीं है। एक और चीज़ देखो, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, जैसे मैं मीडिया क्वेरी लिखता था ना, @मीडिया लगाया, ब्रैकेट के अंदर मैंने मैक्सिमम विड्थ मिनिमम विड्थ डिफाइन करी, फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, उसके बाद फिर मैंने क्लास को कॉल किया, फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा करके फिर मैंने उसकी प्रॉपर्टी को लिखा, ये सब कुछ करता था। इसकी बजाय कुछ नहीं करना मुझे, सिंपली जो ये मेरा यहाँ पर जो मैक्स विड्थ दे रखी है मैंने, वैसे यहाँ पे टेलविंड सीएसएस के अंदर वो मैक्स विड्थ कुछ कीवर्ड के साथ डिफाइन होती है, जैसे कि मिन विड्थ 640 पिक्सल को हम SM कह देंगे, काम हो जाएगा हमारा। मिन विड्थ 768 पिक्सल को मैंने सिर्फ MD कह दिया, मेरा काम हो गया। क्या मतलब भैया इसका, मतलब ये है कि जैसे मैंने सिर्फ क्लास बनाई, क्लास के अंदर मैंने कहा MD कॉलन विड्थ जो हो जाए 1/4 हो जाए, तो मतलब क्या है, जैसे ही मेरी जो विंडो की साइज है वो 768 पिक्सल या उससे ज़्यादा होगी तो मेरी ये वाली CSS अप्लाई होगी, ठीक है। और जैसे ही मेरी विंडो की जो साइज़ है वो 1024 पिक्सल से ज़्यादा होगी, वो उस इस पार्टिकुलर डिव के ऊपर ये वाली CSS अप्लाई होगी। मतलब ये वाली जो डिव है उसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो 1/6 हो जाए, छोटी हो जाए और छोटी हो जाए, ठीक है, ये चीज़ है।
समझ में आ गई बात? तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करने के लिए हमें इस तरीके से लिखना होता है। अभी मैं आगे आपको प्रोजेक्ट बना करके जब दिखाऊंगा तो आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, कैसे काम करता है ये। ग्रिड एंड फ्लेक्स बॉक्स की मैंने प्रॉपर्टीज़ जो बार बार रिपीट होती है, यूज़ होती है, उसकी मैंने लिख दी है यहाँ पे। ठीक है, मैंने मतलब ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको ज़ुबान पे होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी आ रहा है तो आप सर्च करो डॉक्यूमेंटेशन पे, बट ये तो मैं समझता हूँ कि आपको धीरे धीरे याद हो जानी चाहिए। ठीक है, ओके। चलो अब कुछ बना करके देखते हैं, कुछ बना करके देखते हैं। ठीक है, क्या बनाए आओ दिखाता हूँ। तो हम ये एक बेसिक सी, बहुत बेसिक सी एक ऐसे वेब पेज बनाने वाले हैं। ठीक है, बहुत लोकल सा यूआई है, बट इससे आपके कुछ कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे। ठीक है, कि कैसे अप्लाई करते हैं, इसलिए ऐसी बेसिक सी ले रखी है मैंने। ठीक है, अब जरा सा देखते हैं कि कैसे इसे बना सकते हैं और कैसे टेलविंड सीएसएस अप्लाई करेंगे। आओ देखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे जाओ एंड एक फाइल बना लेते हैं। पहले तो एक फोल्डर बनाते हैं टेलविंड के नाम से, टेलविंड। ओके, एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे हम index.html। ओके, अब बॉयलर प्लेट कोड, बॉयलर प्लेट कॉल कर लो, इसका कॉल कर लिया मैंने। ठीक है, ओके डन। अब मुझे एक्सटर्नली कोई सीएसएस बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जाऊँगा टेलविंड सीएसएस के डॉक्यूमेंटेशन पे। यहाँ पे ऊपर डॉक्स आपको मिल रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करो। जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे तरीके मिले हैं इसके इंस्टॉलेशन के। ठीक है, यूजिंग पोस्ट सी एस एस, यूजिंग टेलविंड सी एल आई, फ्रेमवर्क गाइड्स। ओके ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। प्ले सीडियन, आपको कहाँ जाना है, प्ले सीडियन पे। ठीक है, प्ले सीडियन पे जाना है आपको। अब यहाँ पे एक बात समझो, जब आप ना अब आगे चल के जब रिएक्ट वगैरह सीखोगे, तब वाइट वगैरह के अंदर कैसे इंस्टॉल करते हैं, एनपीएम पैकेज की मदद से इसे इंस्टॉल करते हैं, वो सब कुछ हम तब जानेंगे। अभी एचटीएमएल के अंदर जब आपको टेलविंड अप्लाई करना है तो आपको सीडियन यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक लिंक होती है, उसका अप्लाई करना होता है। तो कैसे करेंगे, आप इसे यहाँ से कॉपी करो। ठीक है, प्ले सीडियन पे जाओगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर आप जाना, यहाँ पे ये वाली लिंक आप कॉपी कर लेना, स्क्रिप्ट वाली। कॉपी करने के बाद आप सिंपली अपने HTML पे जाओ, हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर यहाँ टाइटल के नीचे मैं जाऊंगा और इसे पेस्ट कर दूंगा। दैट्स इट, काम हो गया। ठीक है, काम हो गया हमारा। अब जरा बात को समझो, अब जरा सा देखो, मैं क्या करता हूँ, H1 के अंदर अपना नाम लिख देता हूँ, पीयूष। ठीक है, तो देखना पीयूष यहाँ पे लिख करके आ गया। अब कुछ अंतर दिख रहा है आपको, कुछ भी सोचो, नहीं सोच पा रहे, मैं बताता हूँ। जब मैं अपने टेलविंड सीएसएस को नहीं लगाता तो क्या होता है, फॉन्ट देखो अलग फॉन्ट है, लेकिन टेल ये आपके HTML का डिफॉल्ट फॉन्ट है। लेकिन जब मैं अपना टेलविंड सीएसएस अप्लाई कर देता हूँ तो मैं टेलविंड की जो डिफॉल्ट सीएसएस है वो अप्लाई हो जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, ये जो डिफॉल्ट फॉन्ट इसका है वो आ गया। ठीक है, तो ये इसका डिफॉल्ट फॉन्ट है। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ और है, मैं शुरू करूँ प्रोजेक्ट उससे पहले मैं कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ इंस्टॉलेशन की। ये इंस्टॉल हो गया। अब टेलविंड सीएसएस के पास भी वही फॉन्ट्स होती हैं जो आपके सिस्टम में आपको मिल रही होती हैं। ठीक है, अलग से कोई फॉन्ट का लिस्ट नहीं है इसके पास। तो अगर मुझे मेरी पसंद का कोई फॉन्ट लगाना है, जैसे मैंने लास्ट प्रोजेक्ट में पॉपिंस लगाया था, तो वो कैसे लगेगा, समझना बात को। लेकिन उससे पहले दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे फॉन्ट पॉपिंस करूं, ठीक है, तो क्या पॉपिंस अप्लाई होगा, नहीं। पुराना जो हमारा वो वाला फॉन्ट था ना HTML वाला, वो अप्लाई हो गया, पॉपिंस नहीं लगा यहाँ पे। पॉपिंस ऐसा नहीं दिखता। तो पॉपिंस के लिए क्या करें, हम लगाना है तो हम क्या करेंगे, गूगल फॉन्ट पे जाएंगे, गूगल फॉन्ट्स पे जाएंगे, हम वेबसाइट खोलेंगे अपनी एंड यहाँ पे सर्च कर लेंगे। क्या सर्च करेंगे, पॉपिंस। आपको जो भी फॉन्ट यूज करना है आप वो सर्च कर लो। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे गेट फॉन्ट दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो। आपको गेट एम्बेडेड कोड दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करो एंड सिंपली यहाँ पर आपको कोड मिल गया आपका, जो लिखा हुआ है एम्बेड कोड इन द हेड ऑफ योर HTML। सिंपली क्या करना है आपको, इसे हेड टैग के अंदर लगाना है। तो क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसे। कॉपी कर लिया मैंने। ओके, अब इसे मैं क्या करूँगा, हेड टैग के ऊपर लगा दूंगा, मतलब हेड टैग के अंदर लगा दूंगा। और ये मैंने लगा दिया। ठीक है, अब इसे जरा सा एक बार सुधार लो आप, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं, सुधार दिया। ओके, अब जरा सा अब जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये नहीं, ये वाली नहीं, कहाँ गई ये वाली। एंड देखो फॉन्ट बदल गया, ये हमारा पॉपिंस फॉन्ट है, ये हमारा क्या है, पॉपिंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारी कस्टम फॉन्ट्स को टेलविंड के अंदर लगाते हैं। फाइन, ओके ग्रेट।
अब शुरू करते हैं बनाना अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, देखते जाओ कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ, उसके बाद साथ साथ आपको भी इसे बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि div डॉट मेन के नाम से मेन, मैं ये जो क्लासेस दे रहा हूँ ना, मैं नेम अभी भी दूंगा। क्लास का मतलब ये भी रहता है कि जब कोई बंदा आकर के आपके कोड को रीड कर रहा है तो उसे समझ में तो आए कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो उसलिए मैं क्लासेस दे करके डिफाइन कर देता हूँ कि ये पार्टिकुलर डिव किस जगह के लिए है, किस क्या नाम है इसका, तो उस काम के लिए सिर्फ नाम देने के लिए उस पार्टिकुलर डिव को। ठीक है, मैंने अब उस पार्टिकुलर डिव को, ऊपर वाली डिव को मैंने मेन नाम दे दिया। इसके अंदर मैं कहता हूँ कि मैं बनाऊंगा एक नैव बार मैंने बनाया, और मैं कहता हूँ इसके अंदर दो से पार्ट रखूंगा मैं, डिव डॉट नैव बार लेफ्ट, और एक रखूंगा मैं डिव डॉट नैव बार राइट। इस तरह से मैंने रख दिया। ठीक है, ओके। अभी हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है? कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ब्लैंक है ये। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि एक काम करो, जो मेरा मेन है, ठीक है, इसी के अंदर मैं, यानी कि मेरे पेरेंट डिव के अंदर CSS अप्लाई करनी है। नॉर्मली मेरे को करना होता तो क्या करता था मैं, नॉर्मली मेरे को करना होता था तो मैं कहता था कि यार एक स्टाइल डॉट CSS बनाता था मैं, और यहाँ पे मैं क्या करता था, मेन लिखता था, और फिर यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट के अंदर अब CSS लिखता था। ये करने के बजाय मैं क्या करूँगा, सिर्फ सी क्लास के अंदर ही लिखूंगा। मैं कहूँगा विड्थ इसे दे दो फुल, मतलब 100%। हाइट इसे दे दो, मिनिमम हाइट दे दो कितनी, स्क्रीन के बराबर। ठीक है, मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, इस पूरी स्क्रीन के बराबर हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ओके नाइस। ये चीज़ दी थी। अब मैं कहता हूँ नैव बार के ऊपर, नैव बार के ऊपर मैं क्या, मैंने कहा कि इसको विड्थ दे दो फुल, और इसकी हाइट कितनी दे दो, 3 VW रखें। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊंगा, और 3 नहीं रखते, 10 रखते हैं, 10 VW। देखो, और इसको ना एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर देने के लिए क्या करते हैं, BG एंड देन कलर का नाम लिख दो, ब्लैक हो गया। ठीक है, अब जैसा देखना, चलो भाई रिलोड हो जाओ, आ गया। ठीक है, आ गया। अब देखो बैकग्राउंड कलर हो गया, हाइट हमारी कितनी हो गई, 10 VW, एंड हमारी विड्थ पूरी हो गई, एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। समझ में आ गई बात? अब इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ज़्यादा है गया, 8 सही रहेगा, 8 सही है। ठीक है, ये भी ज़्यादा ही है वैसे तो, 6 दे देते हैं। ठीक है, ये सही है, 6 दे दिया हमने। ओके, अब आते हैं हमारे नैव बार लेफ्ट के अंदर। नैव बार लेफ्ट में हम क्या बनाने वाले हैं, नैव बार लेफ्ट के अंदर हमारा इतना कंटेंट रहेगा, स्कूल का नाम रहेगा एंड एड्रेस रहेगा। ठीक है, ओके नाइस। तो इसके ऊपर पहले थोड़ी सी CS लिख दें, या फिर पहले अंदर हमारे एलिमेंट्स लिख दें। चलो एलिमेंट्स लिख देते हैं, एक पैराग्राफ बनाओ, स्कूल का नाम लिख दो, DAV अकेडमी लिख देते हैं। ठीक है, एंड एक और बनाओ, एंड इसके अंदर लिख देते हैं एड्रेस, दैट इज टांडा अम्बेडकर नगर। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब ये मेरी कैसे दिख रही है यहाँ पे, कुछ नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि ये ब्लैक कलर में आ रहा है ना, टेक्स्ट हमारा ब्लैक कलर में आ रहा है, और बैकग्राउंड क्या है, ब्लैक है, इसलिए दिख नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि जो मेरा नैव बार लेफ्ट है, इसके अंदर आप का जो टेक्स्ट है उसका कलर क्या कर दो, वाइट। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट वाइट। अब देखो, अब दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, ओके, आ जाओ। अब मैं क्या कहूँगा कि यार इसको ना फ्लेक्स कर दो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो। डिस्प्ले फ्लेक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्स लिखते हैं। फ्लेक्स लिखा मैंने, अब क्या हुआ, देखो अगल बगल आ गए। ठीक है, रो वाइज आ गए। ओके, अब मैं क्या कहूँगा कि ये जो मेरा नैव बार लेफ्ट है, ठीक है, इसकी जो विड्थ है उसको 40% कर दो। उसके लिए क्या कहेंगे, W लगाओ, डैश लगाओ, स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, और इसको कर दो क्या, 40%। ठीक है, 40% किसका हो गया, आपके पेरेंट का। पेरेंट क्या था, उसकी विड्थ फुल थी, यानी 100% थी। तो अभी इसकी 40% विड्थ हो गई। ठीक है, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ BG रेड, और यहाँ डैश लगाने के बाद मैं जो नंबर लिखूंगा, पहली बात तो 100 के मल्टीपल्स लिखेंगे। ठीक है, 400। अब 400 का मतलब क्या है, कितना डार्क होगा, इससे ये मालूम चलता है। ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, मेरी वेबसाइट कहाँ गई, ये देखो, ये हो गया। ठीक है, इसकी हाइट भी फुल कर देते हैं पहले, इसकी हाइट जो है हमारी, इसकी हाइट भी फुल कर देते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब देखो 40% आया हमारे स्क्रीन का, समझ में आया, 40% आया। और ये जो आपको बैकग्राउंड कलर रेड दिख रहा है, अब इस वाले रेड में देखो, जब मेरा 400 कर रखा है, और अब देखना मैं इसको क्या कर देता हूँ, 900 कर देता हूँ। 900 कर दिया,
अब रेड देखना कितना डार्क हो गया, तो डार्कनेस होती है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा जब आप अपने टेलविंड में जाओगे एंड बैकग्राउंड कलर सर्च करोगे। बैकग्राउंड कलर सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखो यहाँ पे सारे आपको दिख गए। तो ये सब कुछ मल्टीपल है ना, बैकग्राउंड 100, 20, 200, 300, 400, 500 इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। ओके नाइस। हालांकि ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग है कि भाई मेरे को जितना डार्क करना है मैं उतना उसके अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, 400 लिख करके, 500 लिख करके, ठीक है। ओके नाइस। आगे बढ़ते हैं। अब जरा सा ध्यान देना, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कह देता हूँ कि एक काम करो, इसे क्या कर दो, जस्टिफाई बिटवीन कर दो। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन जो हम करते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, जस्टिफाई बिटवीन लिख देंगे, ठीक है, बिटवीन लिख देंगे। एंड उससे क्या हो जाएगा, हमारा दोनों के बीच में स्पेस आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ कि ऊपर से मुझे सेंटर में पहली बात तो करना है, तो मैं कहता हूँ कि यार मार्जिन जो ऑटो दे दूँ, इसको अभी इसको नहीं देंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपल से पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग दे देता हूँ कितनी, मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल की। लेट्स सी क्या होता है, कितना ज़्यादा नहीं आया, ठीक है, कम ही आया। मैं कहता हूँ पैडिंग दो से 3VW। ओके, तो पैडिंग एक्स में आ रही है, एक्स डायरेक्शन में हमारे पास पैडिंग आ गई यहाँ से, ठीक है। ये दोनों डिस्टेंस देख रहे हो, ये डिस्टेंस ये आ गई, हमें यही चाहिए था। अब मैं कहता हूँ कि ऊपर से भी आ जाए कुछ, तो ऊपर से मैंने कहा पैडिंग वाई दे दो आप कितनी, 4VW। एंड ज़्यादा ही हो गई, सॉरी, इसे 2 दे देते हैं। ओके ठीक है, नॉट बैड। ओके, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे अपना कंटेंट। यहाँ पे क्या लिखना है हमें, होम स्टार्ट पॉइंट एंड लेट्स चैट, ठीक है। ओके, तो हमारा जो नैव बार का राइट सेक्शन है इसके अंदर पैराग्राफ बनाओ, देखो होम स्टार्ट पॉइंट, पॉइंट नहीं होगा, अबाउट लिख देते हैं, अबाउट एंड लेट्स चैट, ठीक है। 4 चीज़ें लिख दी हमने। अब ये 4 चीज़ें यहाँ क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमारा जो पैरेंट डिव था, पैरेंट डिव जिसके अंदर ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड जो नैव बार का है वो है, उसको हमने फ्लेक्स नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो पैरेंट है यानी कि नैव बार राइट का जो पैरेंट है वो कौन सा, ये वाला डिव है। इस डिव को हम क्या करेंगे, फ्लेक्स दे देंगे। कैसे फ्लेक्स देंगे, ये चीज़ हमारी यहाँ से हट करके यहाँ आ गई। अभी दिख क्यों नहीं रही है, क्योंकि टेक्स्ट हमारा ब्लैक कलर का है, इसको हम व्हाइट कर लेते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट जो है हमारा वो वाइट कर दो, वाइट कर दिया हमने, एंड देखो वाइट हो गया, ठीक है। समझ में आ गई बात, ओके नाइस। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लेक्स कर दो आप, फ्लेक्स कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने कहा कि यार जरा एक काम करो, इसको क्या करो आप ऊपर से पैडिंग जो टॉप है, ठीक है, या फिर पैडिंग मैं कहता हूँ वाई डायरेक्शन में आप कितनी दे दो, आप 2VW दे दो, ठीक है। एंड आगे, ठीक है। अभी मैं कहता हूँ क्या क्या कहेंगे, आपको बताते रहना है मुझे, जस्टिफाई बिटवीन कर दो। फ्लेक्स अप्लाई है, जस्टिफाई बिटवीन कर रखा है मैंने, अप्लाई क्यों नहीं हुआ, ओके लेट मी सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो गड़बड़ हम कर रहे हैं वो ये है कि हमने इसकी विड्थ तो डिफाइन ही नहीं करी है। तो मैं कहता हूँ इसको विड्थ फुल दे दो, हाइट आप फुल दे दो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो हो गया वर्क, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहता हूँ कि मेरी जो पैडिंग एक्स डायरेक्शन में है उससे आप क्या कर दो, एक्स डायरेक्शन में ना लिख करके मैं कहता हूँ कि पैडिंग मेरी जो लेफ्ट डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन, तो उसके लिए क्या करेंगे, PL लिखेंगे, L मतलब लेफ्ट, डैश स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, एंड मुझे चाहता हूँ कि करीब 10% की पैडिंग आ जाए, ठीक है, लेफ्ट साइड से। तो देखो 10 साइड से 10% की आ गई, इसे 10% ना करके हम कहते हैं कि 30% कर दो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो राइट साइड से, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, PR लिखेंगे एंड स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, और मैं चाहता हूँ इधर से 5% ही रहे, ठीक है। तो मैंने 5% लिख दिया, एंड यहाँ से देखो 5% की पैडिंग आ गई, ठीक है, ये हो गया, ओके नाइस। अब ये हम क्या करेंगे, हमारा बैकग्राउंड जो है उसे हटा देते हैं, बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं सारे। तो जहाँ जहाँ बैकग्राउंड कलर हमने बनाया है वो सबको हटा दो, जैसे ये वाला पोर्शन हो गया इसे हटा दो,
एंड हमारा ऊपर भी हमने शायद दिया था, बैकग्राउंड ब्लैक किया था हमने, हाँ ये रहा बीजी ब्लैक, इसे हटा दो। ठीक है, अब कुछ दिख ही नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमारा टेक्स्ट जो है वो क्या हो गया, हमने वाइट कर दिया था ना, तो ये भी हटा दो। वो हमने समझने के लिए किया था कि हम बना रहे थे ना उतना एरिया, तो इसको हटा दो, हटा दिया मैंने, एंड हमारा पोर्शन हमें दिख रहा है। ठीक है, ओके नाइस, सही लग रहा है, सही। थोड़ा सा एक चीज़ मुझे लग रहा है कमी है। कमी क्या है कि मुझे जो ये टॉप वाला था यहाँ पे मुझे वाई डायरेक्शन में नहीं देना चाहिए था, मुझे इसे खाली बस लेफ्ट में देना चाहिए था। ठीक है, लेफ्ट में देना चाहिए था, सॉरी राइट में कह रहा हूँ, जो मेरी एक्स डायरेक्शन मुझे सिर्फ लेफ्ट में देना था, तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है, ओके। अब आगे बात करते हैं। आगे हम क्या करेंगे कि हमारा ये पोर्शन तो पूरा बन गया। ठीक है, नैव बार हमारा तैयार हो गया। नैव बार के नीचे एक बॉर्डर बनाते हैं, जैसा हमारा यहाँ पे बॉर्डर बनाते हैं। तो एक काम करते हैं, बॉर्डर बनाने के लिए क्या करेंगे, नैव बार जो है ना, उस पे कहेंगे बॉर्डर बॉटम, नीचे वाला, नीचे बॉर्डर चाहिए, देखो बॉर्डर का है नीचे है सिर्फ, तो इसलिए क्या कहेंगे बॉटम, एंड इसे हम कर देते हैं कितना 2। तो आपकी वेबसाइट पे भी नीचे बॉर्डर बन गया। ठीक है, ओके। अब जरा समझते हैं और क्या है यहाँ पे। यहाँ पे जो कंटेंट है उसके अंदर दो डिव है, एक ये वाली डिव है और एक ये वाली डिव है। दोनों की जो विड्थ है वो 50-50% है, एंड हाइट जो रखी है वो इतनी मतलब पूरे स्क्रीन में इतना माइनस कर दें तो उतनी हाइट है। अगर ये 10 VW है तो ये 90 है। ठीक है, तो वो भी समझ लेते हैं कैसे। अब चलो एक नया बनाते हैं, नया बार हटाओ, नया बार को हम क्लोज करते हैं एंड हम आते हैं हमारे कंटेंट पे, div डॉट कंटेंट। अब हम दो डिव बनाएंगे, div डॉट कंटेंट लेफ्ट, ठीक है, और एक बनाएंगे क्या, div डॉट कंटेंट राइट। ठीक है, दो हमने डिव बना ली। अब जो हमारी पेरेंट डिव है उसके ऊपर थोड़ी सी CSS लिखेंगे, क्या, दैट इज, इसको आप क्या कर दो, विड्थ आप इसे दो फुल, और आप इसे क्या कर दो, फ्लेक्स कर दो। ठीक है, फ्लेक्स कर दिया हमने, ओके। अब हम यहाँ क्या करते हैं, कंटेंट लेफ्ट के अंदर थोड़ी CSS लिखेंगे। CSS क्या लिखेंगे, हम कह देंगे इसको जो विड्थ है वो दे दो कितनी, 50%, और इसकी जो हाइट है वो कितनी कर दो आप, मैं कहता हूँ 90 VH कर दो। ठीक है, 90 VH कर दिया हमने। एंड हमने कहा कि बैकग्राउंड कलर इसको क्या कर दो, आप ब्लू दे दो, और थोड़ा सा डार्क कर दो इसे 600। ठीक है, अभी देखते हैं कैसा दिख रहा है। ये तो बनी हुई वेबसाइट है ये, ठीक है, हाँ वैसी दिख रही है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम जाएंगे इसके ऊपर, राइट वाले के ऊपर। मैं कहता हूँ इसको भी आप क्या कर दो, विड्थ इसकी भी आप 50% कर दो। ठीक है, हाइट इसकी भी उतनी ही रहेगी, सेम ही CSS रहेगी इसकी भी 90 VH, एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन कर दो, ग्रीन कर दो, और इसको भी 600 कर दो। लेट्स सी 600 इज अ राइट कलर और नॉट, नॉट अ राइट कलर, थोड़ी सी लाइट होगी इससे। लाइट करने के लिए क्या करेंगे, हम घटा देंगे इसको, हम कहते हैं 500 कर दो। 500 पे क्या कैसी है, नहीं अभी भी थोड़ा ज़्यादा ही डार्क है, 400। ठीक है, 400 इज़ गुड, 400 इज़ गुड, हाँ 400 इज़ गुड, ओके। ठीक है, तो हमारा दोनों डिव जो अगल बगल है वो बन गई। अब जरा सा इसके अंदर कंटेंट डालते हैं। तो हमारा जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर क्या है, तो देखो ध्यान से, एक हमारे पास ये पूरा है। ठीक है, उसके बाद नीचे क्योट है, फिर एक बटन है, एंड देन हमारे पास कुछ कुछ तो लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, H1 टैग लो, H1 टैग के अंदर हम इस पूरे कंटेंट को कॉपी करके ही पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना कॉपी करते हैं, तो ये हमने लिख दिया, एंड लेट्स सी हमारी वेबसाइट पे कैसा दिख रहा है। ऊपर हमें टॉप पे यहाँ पे लेट्स स्टडी टू चेंज द फ्यूचर, ओके, सही बात है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, फ्यूचर चेंज करना है तो क्लास के अंदर अब हम क्या करते हैं कि एक काम करते हैं, जो हमारा H1 है उसको थोड़ी सी साइज देते हैं। साइज देने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, डैश लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, अंदर क्या लिखेंगे, साइज क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं 3VW कर देते हैं इसको, हाँ सही लग रहा है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 के बाद लाइन चेंज है, तो लाइन चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, BR टैग यूज करके, BR टैग यूज किया, अब जरा सा देखो टूट गई। ठीक है, ओके। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ी सी पैडिंग वगैरह दे करके इसकी पोजीशन को फिक्स करते हैं।
पोजीशन हम कहते हैं टॉप से क्या करो कि 19% आप क्या कर लो, आ जाओ नीचे की साइड, एंड आप क्या करो लेफ्ट से कुछ 9% के करीब आ जाओ। ठीक है, कैसा लग रहा है ये? हाँ सही है, परफेक्ट। ओके, अब मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो चेंज है ना, इसका कलर क्या है, रेड है। तो रेड कलर करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा जब भी आपको कोई लंबा सा टेक्स्ट दिया हो, ठीक है, उसके अंदर कोई पार्टिकुलर शब्द है जिसकी कुछ सीएसएस चेंज करनी है, तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं कि उसको स्पैन टैग के अंदर डाल देते हैं। तो पहले एक स्पैन टैग बनाओ एंड उस वर्ड को उसके अंदर डाल दो। स्पैन टैग ही क्यों भैया, आप पी टैग भी तो यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, H1 भी कर सकते हो। मैंने कहा H1 और पी जो है ना वो ब्लॉक टाइप एलिमेंट है, ब्लॉक लाइन, तो वो पूरी एक ब्लॉक की साइज लेते हैं, तो वो अगली लाइन से शुरू हो जाएंगे। बट ये जब स्पैन होता है तो ये इनलाइन है, इनलाइन एलिमेंट है ये, ठीक है, तो ये उसी लाइन में रहता है इसलिए। तो ब्लॉक और इनलाइन पढ़ लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक है, अब स्पैन के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ सीएसएस प्रॉपर्टी देते हैं, दैट इज कि इस टेक्स्ट का कलर आप क्या कर दो, रेड कर दो। तो मैंने कहा टेक्स्ट रेड 900। ठीक है, सही लग रहा है। बैकग्राउंड कलर मुझे लगता है ज़्यादा ही डार्क कर दिया है मैंने, मैं इसको 400 ही कर देता हूँ, मुझे लाइट ही पसंद है। ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये चीज़ हो गई, हमारी हेडिंग बन गई। ओके, हेडिंग यहाँ से ना पूरी, इसको फॉर्मेट कर देते हैं डॉक्यूमेंट को। ओके, अब हमारी हेडिंग हेडिंग बन गई। अब हेडिंग के बाद क्या आएगा, हेडिंग के बाद आएगा हमारा बटन। बट बटन से पहले यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, दैट इज एक कीवर्ड दिया हुआ है, तो इस कीवर्ड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जो भी लिखा हुआ है कंटेंट, इसको पी टैग के अंदर डालते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी सी एस एस लगाएंगे, दैट इज कहेंगे टेक्स्ट क्या कर दो, इसका स्मॉल कर दो, एंड इसकी जो पैडिंग हम लेफ्ट से उतनी लेंगे जितनी हमारे ऊपर की थी, दैट इज 9%। तो 9% की पैडिंग ले लो इसकी। ठीक है, एंड लेट्स सी कैसा दिख रहा है। ठीक है, सही दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है लेकिन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इटैलिक फॉर्म में है, ठीक है, तिरछा है। तिरछा करने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते भाई, बहुत ईजी है, सिंपल, बस कुछ नहीं करना, इटैलिक लिख दो, इटैलिक लिख दो। स्पेलिंग सही होनी चाहिए बस, लगता है स्पेलिंग ही मैंने गलत कर दी है, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि डबल नहीं होता, एक ही एल होता है। हाँ, एक ही एल होता है, ठीक है, सही है। ओके, ये चीज़ हो गई, पैराग्राफ लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, बटन टैग लगाएंगे। बटन, बटन लगाया। अब बटन के अंदर मैं कंटेंट लिख देता हूँ अपना। कंटेंट क्या है हमारा भाई, कंटेंट है क्लिक हेयर टू रजिस्टर। ठीक है, तो लिख दो क्लिक हियर टू रजिस्टर। ठीक है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, इसके ऊपर कुछ सी एस एस लगाते हैं। क्या सी एस एस लगाएंगे, दैट इज आप इसकी जो बैकग्राउंड, पहले बैकग्राउंड मत सेट करो, पहले क्या कर दो, इसकी जो पैडिंग लेफ्ट से होगी वो कितनी हो जाएगी, 9% हो जाएगी। ठीक है, एंड जो आपका जो बटन है, ठीक है, उसकी जो मैं कहता हूँ कि बटन को ना पैडिंग मत दो, बात समझो मेरी, मैं बताता हूँ क्यों। बैकग्राउंड को मैं क्या करता हूँ, अगर ब्लू कर देता हूँ एंड मैं 400 कर देता हूँ, ठीक है, अभी देखना ध्यान से, क्यों कर रहा हूँ, गलतियाँ भी आप समझो। 400 नहीं करेंगे, 400 तो पीछे बैकग्राउंड का ही कलर है, इसको मैं 900 कर देता हूँ, तो जरा ध्यान से देखो। अभी क्या हो रहा है, जब मैं पैडिंग दे रहा हूँ ना, तो पैडिंग करते समय ये यहाँ से पूरी स्पेस ले रहा है। ठीक है, मतलब ये शुरुआत इसकी यहाँ से हुई थी, जब मैंने पैडिंग दी तो ये शिफ्ट होकर के यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो अब ये क्या ले रहा है, ये पूरी स्पेस ले रहा है। ये चीज़ यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो ऐसा बनाना है ना इसको, हमें तो ऐसा बनाना है, तो हमें इधर तो कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीज़ करने के लिए क्या करता है, हम मार्जिन देते हैं। मार्जिन क्या करता है, शिफ्ट कर देता है, पूरा पूरे उस डिव को शिफ्ट कर देता है, तो हम मार्जिन देते हैं। ठीक है, मार्जिन देंगे हम यहाँ पे। तो मैं क्या कहता हूँ, पीएल हटाओ और एमएल कर दो, एमएल करने से मार्जिन लग जाता है। मार्जिन जैसे ही लगा, अब देखना, ये देखो, अब ये शिफ्ट हो गया, ये एक्स्ट्रा स्पेस नहीं जोड़ रहा है, ये सीधे कह रहा है काट दो उतनी स्पेस और आगे आ जाओ। ठीक है, धक्का लग गया इसको। ओके, और हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो बटन है उसको टॉप से भी क्या करो, उतना ही दे देता हूँ, उतनी स्पेस दे देता है। ठीक है, मार्जिन टॉप से क्या कर दो आप, इसको 10% दे दो। ठीक है, 10% दे देता है। लेट्स सी कितना नीचे आया, हाँ सही जगह पे आ गया। थोड़ा सा इसकी ना टेक्स्ट को सुधारते हैं, थोड़ा टेक्स्ट इसका बड़ा करते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं बटन के अंदर क्या कर दो आप, टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर दो। बड़ा करने के लिए हम करते हैं कि लार्ज कर देते हैं, टेक्स्ट को लार्ज कर देते हैं, एंड जो भी है थोड़ा बहुत चेंज आया बस। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज आया। एंड उसके बाद हम क्या कहेंगे, इसकी जो बैकग्राउंड कलर है
जो ब्लू दे रखा था उसको रेड कर दो, रेड कर दिया। और मैंने कहा कि इसकी जो पैडिंग है, ठीक है, पैडिंग इन द वाई डायरेक्शन आप क्या कर दो, थोड़ी सी आप बढ़ा दो। बढ़ाने के बाद हम कितनी कह रहे हैं, ऊपर कितनी होनी चाहिए, 5% कह दें, 5% कर देता है। जैसे 5% पे कैसा लग रहा है, ज़्यादा ही हो गया, 5% इतनी ज़रूरत नहीं थी। हम क्या करते हैं 3% दे देते हैं, 3 देते हैं, 3, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि मुझे जो पैडिंग है वो थोड़ी सी लेफ्ट राइट से भी दे दो, ठीक है। तो लेफ्ट राइट में कितनी देने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे। तो पी एक्स लिखा हमने, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, मैंने कहा कि लेफ्ट राइट में 4% दे दो। लेट्स सी 4% कितना है, सही है, बढ़िया। और जो बॉर्डर हम करते थे ना राउंडेड करने के लिए, उसके लिए क्या करना है आपको, बस राउंडेड लिख दो। राउंडेड लिखा और मीडियम लार्ज। अब देखो मैं ये चीज़ जहाँ पे मेरे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है, मैं क्या करूँगा, टेलमेंट पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊँगा, मैंने कहा कि राउंडेड, मैंने कहा बॉर्डर रेडियस के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो अगर मुझे ऐसा बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, राउंडेड फुल लिख दूंगा। मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना, तो राउंडेड नन लिख दो, ठीक है। और यहाँ पे सब दे रखा है, देखो राउंडेड एस एल जी, राउंडेड एस एल जी, तो इससे क्या हो रहा है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, समझे बात को। तो ये ऐसे ही है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे ऊपर देखो तो बॉर्डर रेडियस के बारे में दिया हुआ है, एक्सेस दे दिया है, राउंडेड लिख लो। तो ये सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो मुझे कैसे करना है, मुझे फुल करना है इसको। तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, मुझे फुल करना है, तो मैं क्या करूँगा, राउंडेड फुल लिख लूँगा। इससे क्या होगा, मेरी वेबसाइट पे देखेंगे फुल हो गया, ठीक है, ओके। इसके कलर को मुझे क्या करना है कि मेरा कलर तो सही है अभी, तो जो मेरी उस वेबसाइट के हिसाब से तो कलर सही है, टेक्स्ट का कलर अलग है। टेक्स्ट क्या कर दो, वाइट कर दो, टेक्स्ट क्या हो गया, वाइट हो गया, ओके। मैं और यहाँ पे देखना मेरी वेबसाइट पे क्या हो रहा है, जैसे मैं जा रहा हूँ तो क्या हो जा रहा है, कलर चेंज हो रहा है। तो अच्छा पहले यहाँ पे ब्लू है और उसके बाद में जब जब कर्सर ले जा रहा हूँ तब ये रेड हो रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं कि पहले इसके कलर को ब्लू कर दो, ठीक है, पहले इसके कलर को ब्लू कर दो, पहले इसके कलर को भाई साहब ब्लू कर दो, ब्लू हो गया। अब इसके कलर को जब होवर करेंगे, ठीक है, तब होगा। तो होवर करने के लिए क्या करेंगे, हमें सिंपल क्या लिखना है, सूडो कोड HOVER होवर कॉलन, अब यहाँ पे अपनी CSS लिख दो, क्या कर दो, ब्लू BG को क्या कर दो आप, रेड कर दो, रेड 900, ठीक है। अब जरा देखना, अब मैं जैसे अपना कर्सर ले जाऊंगा, अब कलर चेंज हो रहा है। तो मैंने होवर लगा दिया। होवर करने के लिए क्या करते हैं, सिंपली बस होवर लिखो, कॉलन लगाओ, और जो भी आपको CSS लिखनी है वो CSS लिख दो, बस, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आई गेस इतना इसके लिए सही है, और तो कुछ इसमें एज सच है नहीं, ठीक है। अब जरा अपनी मेन वेबसाइट पर आते हैं, और यहाँ से ये वाला कंटेंट हो, ठीक है, क्या भी लिखा हुआ है पता नहीं, इतना लंबा चौड़ा, ओके। अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि यार बटन टैग तो हो गया, अब जरा इसके नीचे आओ, पी टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, ये पूरा कंटेंट लिख दूंगा। और इसकी CSS लिखनी, मुझे लिखना है यहाँ पे, तो मैं लिखूँगा क्लास, क्लास के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसकी CSS लगाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है ना, उसको क्या कर दो आप, फुली रखो, विड्थ फुली रखो। बस आप क्या कर दो कि जो आपका पैडिंग है दोनों साइड से, ठीक है, पैडिंग आपकी जो दोनों साइड से, या मैं कहूँगा कि मेरी जो पैडिंग है ना, ध्यान से देखो पहले इसको, पैडिंग मुझे ऊपर से भी ज़रूरत है और इधर से भी ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पूरी लगा देता हूँ। तो मैं सिर्फ क्या करूँगा, पी लिखूँगा, डैश लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10%, 10%। इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ऑटोमेटिक हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ क्या हो रहा है, उसके ऊपर टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हर डायरेक्शन से लग गई, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा पोर्शन तो तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इस तरफ जाना है। इस पोर्शन पे हमें क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए, ठीक है, ये एक इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए क्या क्या करते हैं हम, तो इमेज के लिए आप जाकर के इंटरनेट से कोई भी इमेज डाउनलोड कर लेना। मेरे पास ऑलरेडी इमेज है तो मैं उसे कॉल कर लूँगा, ठीक है। तो इमेज टैग बनाते हैं, एंड लेट्स टेक दैट इमेज, ओके। तो इसको मैं ऐड कर लूँगा सोर्स के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही है, ये नहीं है, ये है। तो ये काफ़ी बड़ी है, ठीक है, तो इसको सेट कर लेते हैं। इसकी हम हाइट और विड्थ दे देंगे, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि इमेज को आप क्या कर दो कि इसकी क्लास दो पहले, और क्लास देने के बाद इसकी हाइट जो है उसको 70 VH कर लेते हैं, 70 VH कर लेते हैं, एंड इसको सॉरी इसकी मार्जिन को ऑटो कर लेते हैं, ठीक है, ओके। आई गेस ये थोड़ा सा ऊपर से रह गया, ठीक है। तो इसकी जो हम पैडिंग है, पैडिंग फ्रॉम टॉप, इसको कह देते हैं कितनी, 10% ले ले, ठीक है, अभी सही लग रहा है।
ठीक है, तो दिस इज़ ऑल। हमारी जो वेबसाइट थी वो बन गई। बेसिक बेसिक सी है, बहुत कुछ खास नहीं है। ठीक है, बट ये है कि हमने जान लिया कि कैसे हम टेलविंड सीएसएस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा हमें समझ में आ गया कि कैसे टेलविंड यूज़ करते हैं। मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, कम से कम उतने तो याद होने चाहिए। उसके बाद जो भी आपकी एक्स्ट्रा अप्लाई हो उन सबको आपको क्या करना है, सीधे जाना है एंड उसे अपने टेलविंड के डॉक्यूमेंटेशन में से देख लेना है। दैट्स इट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसा भी लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।